हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे जा चुके हैं। तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, हफ्ते में 2 या फिर 3 बार जो हमीरपुर बोर्ड में प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उनसे संबंधित वीडियोज हफ्ते में 2 बार मैं लेकर के आता हूँ। इससे होता क्या है, इससे आपको पता लगता है कि पहले किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे। जो एग्जामिनर था वो किस लेवल के क्वेश्चंस सेट किया करता था। इससे देखो आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए किस लेवल की तैयारी रखनी चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जो एग्जामिनर है वो किस लेवल के क्वेश्चंस सेट कर सकता है, तो वही आपको यहाँ पर करना है। जिन भी बच्चों की 3 या फिर 4 नंबर से सिलेक्शन रह जाती थी, तो उनको भी आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 79 से शुरू करते हैं। इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट। तो भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है। तो किसको जो है तो स्थिर रखा जाता है, तो वो रखा जाता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो आपको पता होना चाहिए, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया और पावर हो गया, इनको हम कांस्टेंट क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये जो करंट हो गई, वोल्टेज हो गई और पावर हो गई, इन तीनों को ट्रांसफार्मर का यूज करके बिजली में बदला जाता है, यानी कि करंट में बदला जाता है। इसलिए इसको जो है तो कांस्टेंट नहीं रख सकते, बट फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, ये आपको पता लग गया। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हम सिर्फ और सिर्फ जो है तो रिवाइज ही कर रहे हैं। डिटेल में डिस्कस हम जो है तो अपनी जो हमारी लेटेस्ट वाली वीडियोस चलाई हुई हैं हमने, वहां पर हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी का यूज किन तरंगों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, सोनोग्राफी में किन तरंगों का यूज किया जाता है, तो किन का किया जाता है, तो वो किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराध्वनिक तरंगों का यूज यहाँ पर किया जाता है सोनोग्राफी में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इनका यूज तो किया जाता है, इनका यूज देखो बेसिकली प्रेगनेंसी को पता करने के लिए किया जाता है। तो ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था पेरिस्कोप का यूज जो है तो हम कहाँ पर करते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पानी के नीचे जो पनडुब्बी होती है, यानी कि सबमरीन होती है, तो पानी के नीचे पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है तो एग्जैक्ट आपके हाई कोर्ट क्लर्क के में पूछा गया था, तो ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अब देखो कुछ एक बच्चे क्या करते हैं। ऑप्शन ए में है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी देखते हैं और यहीं पर जो है तो टिक लगा करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, आपसे देखो क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है किनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है सेम सब्जेक्ट के लिए 2 बार। ये देखो आपसे पूछा गया है, सेम सब्जेक्ट का आपको पूछा गया है। बट ये जो मैरी क्यूरी थी, हाँ ये तो पता है कि इनको 2 ही बार जो है तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, बट इनको अलग अलग सब्जेक्ट में मिला था, ना कि सेम सब्जेक्ट में मिला था। तो सेम सब्जेक्ट में 2 बार नोबेल प्राइज जो है तो किनको मिला हुआ है, तो वो मिला है फ्रेडरिक सेंगर को। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार जो है तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, कब कब मिला हुआ है और कौन सी फील्ड में मिला हुआ है, वो देखो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो इनको 1958 में मिला था फिजिक्स की फील्ड में, और दूसरी बार इनको कब मिला था, तो दूसरी बार इनको 1980 1980 में ही मिला था, और ये भी इनको फिजिक्स के ही फील्ड में मिला हुआ था। यही आपसे देखो पूछा गया था कि एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार किन्होंने प्राप्त किया था, तो वो किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। कब कब किया था, 1958 और 1980 में। अब मैं मैरी क्यूरी का भी आपको बता देता हूँ, कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज रहेंगे। तो मैरी क्यूरी को भी देखो 2 ही बार जो है तो नोबेल प्राइज मिला हुआ था। अब वो कब कब मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था, वो देखो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो उनको 1903 में मिला था, फिजिक्स की फील्ड में मिला था, ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और एक इनको मिला था 1911 में, और ये कौन सी फील्ड में मिला था, तो यह केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था। तो जिन भी बच्चों की यहाँ पर कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन आई होप आपकी दूर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है। तो नहीं देखो आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा जो जो है तो एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है।
बाकी न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, यह एक स्टोर्ड एनर्जी यानी कि संचित ऊर्जा का प्रकार है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है तो एक स्टोर्ड एनर्जी का प्रकार क्यों नहीं है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, यह एक फ्लोइंग एनर्जी यानी कि प्रवाहित ऊर्जा होती है। यह जो है तो तभी आती है जब विद्युत का प्रवाह यानी कि विद्युत का फ्लो हो रहा हो, करंट का फ्लो हो रहा हो। इसलिए इसको जो है तो स्टोर हम नहीं कर सकते। इसीलिए आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि कौन-सी एक स्टोर्ड एनर्जी का प्रकार नहीं है, तो वो कौन-सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचुरल पॉलीमर? तो निम्न में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो देखो प्राकृतिक बहुलक आपसे पूछा गया है और बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये कौन-सा है? तो वो है सेलुलोज़। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक बहुलक की। अब कुछ एक प्राकृतिक बहुलक मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं बहुत बार, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपसे सिल्क पूछा जाता है, सिल्क भी एक नेचुरल पॉलीमर का प्रकार है। वूल भी आपसे पूछा जाता है, डीएनए देखो आपसे पूछा जाता है। उसी की तरह सेलुलोज़ जो आपसे पूछा गया था तो वो भी एक नेचुरल पॉलीमर का ही प्रकार है। उसके बाद प्रोफिन्स देखो आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और उसी के साथ-साथ आपसे रबड़ भी पूछा जाता है। तो ये मैंने कुछ एक नेचुरल पॉलीमर के प्रकार आपको बताए, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये हर एक पॉइंट देखो आपको नोट रखना है क्योंकि ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो निम्न में से कौन-सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? तो कौन-सा ऐसा तत्व है, कौन-सा ऐसा एलिमेंट है, जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है? तो ऑब्वियसली कौन-सा है? तो वह है कार्बन। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन्स बनेंगे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। कार्बन का देखो आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो वो है 6। उसी की तरह ऑप्शन बी में है कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो वो है 20। अब जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखने हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो वो है 7 और उसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो वो है 8। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक जो है तो सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो आपको बताना है कि सबसे कम किसका होता है, तो वो होता है गैसोलीन का। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब गैसोलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है, तो वो कितना होता है? वो भी देखो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये वाला फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। 3-4 फैक्ट देखो मैं आपको बताऊँगा। 3-4 के मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक देखो आपसे पूछा गया है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो वो है 78.37 डिग्री सेल्सियस है और ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है। उसी की तरह वाटर देखो आपसे पूछा जाता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है और कुछ एक बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो है तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे केरोसिन ऑयल का भी देखो पूछा जाता है। तो केरोसिन ऑयल जो कि ऑप्शन डी में दे कर के रखा है, तो केरोसिन ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 150 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक। ये जो फैक्ट मैं देखो आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में हमीरपुर बोर्ड के ही एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। व्हिच ग्लैंड इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़? तो कौन-सी ग्रंथि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो वो कौन-सी ग्रंथि हो जाएगी? तो वो हो जाएगी थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी में है थायरॉइड और ऑप्शन बी में है एड्रेनल। तो यहाँ से देखो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन जो है तो थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, यह कौन से हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है? तो यह कौन से हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है? तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन को जो है तो उत्सर्जित करती है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है। तो ये आपको पता चल गया। उसी की तरह ऑप्शन बी में है एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्लैंड कौन से जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो इससे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? तो उनको जो है तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है। बाकी देखो होता क्या है, जब भी मैं साइंस या फिर इकोनॉमी की वीडियोज़ को लेकर के आता हूँ,
तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ढीला हो जाता है। ना तो व्यूज़ आते हैं, ना ही लाइक्स आते हैं। अब कुछ चीज़ों को करने के लिए जो है तो मोटिवेशन तो चाहिए होता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँ या जो चल रहा है वो चलने देते हैं? बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर देखो फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही और वीडियोज़ को अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो रिवाइज़ सीरीज़ करके हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उन वीडियोज़ को भी आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, बाकी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस देखो आपको रिवाइज़ करते रहना है, जो भी कमीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हाउ डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज़? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आप सभी को पता है, भारत जो है तो राज्यों का संघ है, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बात जो है तो कौन से आर्टिकल में कही गई है? तो ये बात जो है तो आर्टिकल 1 में कही गई है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था। बाकी इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि हम कितना डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तो रिवाइज़ ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान के अधीन जो है तो एक मौलिक अधिकार भी है? तो देखो आपसे यहाँ पर सिंपल पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कि एक आर्टिकल ऐसा है जो कि डीपीएसपी के अंडर भी है और एक फंडामेंटल राइट के अंडर भी है। इन दोनों के ही अंडर जो है तो एक आर्टिकल काम करता है, तो वो कौन सा है? तो ऑब्वियसली राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब शिक्षा का अधिकार कैसे है? आपको पता होना चाहिए, जो पहले शिक्षा का अधिकार हुआ करता था वो डीपीएसपी के ही अंडर हुआ करता था। अब डीपीएसपी के अंडर हुआ करता था तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर हुआ करता था? तो आर्टिकल 45 के अंडर हुआ करता था। अच्छा, आर्टिकल 45 कहता क्या है? तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये कहता है आर्टिकल 45। अब बाद में क्या होता है? बाद में आप सभी को पता है 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और ये जो शिक्षा का अधिकार था, इसको आर्टिकल 21 क्लॉज़ क में रखा जाता है। ये वाला फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन-सा आर्टिकल ऐसा है जो कि डीपीएसपी में भी है और मूल कर मूल अधिकारों में भी है, तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, ऐसा ही एक और आर्टिकल है जो वो है आर्टिकल 31। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो आर्टिकल 31 है, उसको जो है तो खत्म कर दिया गया है, वो अब एबॉलिश है। अब तो ये एबॉलिश है, तो पहले आर्टिकल 31 कहता क्या था, वो आपको देखो पता होना चाहिए। तो पहले ये जो आर्टिकल 31 था, यह भी एक फंडामेंटल राइट का ही प्रकार था, जो मूल हमारे अधिकार हैं, उसमें ही यह आता था। आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो कि एक मूल अधिकार हुआ करता था, आर्टिकल 31 के अंडर उसको देखो खत्म कर दिया गया और इसे इसे क्या बना दिया गया? तो इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। और कौन से संविधान के आर्टिकल के अंडर इसको रखा गया है? तो आर्टिकल 300 क के अंडर इसको रखा गया है। तो जो कुछ भी चीज़ें मैं यहाँ पर जिस तरह से भी मैं इन क्वेश्चंस को लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से देखो आपको भी क्वेश्चंस को लिंक करके चलना है, तभी क्वेश्चंस याद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। तो भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो भारत का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र पूर्ण होनी चाहिए। कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए? तो 35 साल होनी चाहिए। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति की बात आई है, कल ही हमने राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, उसकी बात की गई है आर्टिकल 61 में। अच्छा, जब भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस करनी होगी, तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है? वो मैंने आपको कल ही बताया हुआ था, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, तो क्षमादान शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया है।
राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स होती हैं, उनका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 में किया गया है। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको देखो बार-बार रिवाइज़ करवाता हूँ, रिवाइज़ से आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। जब भी हो सके, जितना हो सके आपको रिवाइज़ करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, हू वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज़ पास्ड? तो दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? हर बार देखो हम डिस्कस करते हैं, जब भी दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, तो वो राजीव गांधी के समय लाया गया था। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ बिल था या फिर दल विरोधी बिल था, ये कब लाया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 52 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब की यह बात है? तो 1985 की यह बात है। तो 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, उसके द्वारा हमने एंटी डिफेक्शन बिल यानी कि दल बदल विरोधी विधेयक जो है तो पारित किया था। और इसको हमने कौन सी अनुसूची में रखा था, कौन से शेड्यूल में रखा था? तो इसको हमने 10वीं अनुसूची में रखा था। तो ये वाले फैक्ट देखो आपको लिंक करके ही चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अब देखो, कौन बुलाता है? हु कॉल्स, कौन बुलाता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो बुलाते कौन हैं? तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट जब भी आपसे पूछेंगे कि इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे, मैंने आपको बताया हुआ है। उसी तरह राज्यसभा के सभापति कौन है प्रेज़ेंट में, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया वाज़ हेल्ड इन? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है तो कब हुए थे? तो भारत में पहली बार जो है तो आम चुनाव हुए थे 1951 में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में वोट डालने वाला पहला व्यक्ति जो है तो कहाँ से संबंधित था? तो वो हमारे हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित था। तो भारत में जो फर्स्ट वोटर था, जो पहली बार वोट डालने वाला व्यक्ति था, तो उनका नाम क्या है? तो वो है श्याम शरण नेगी। क्या नाम है? श्याम शरण नेगी। अब ये कौन से जिले से बिलॉन्ग करते हैं? कौन से जिले से बिलॉन्ग करते हैं? ये हर एक हिमाचली को पता होना चाहिए। आई होप आप सभी को पता होगा, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। 59 की बात करें, द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस वाज़? तो भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य कौन-सा था? आपको पता होना चाहिए। एक नाम है पोटी श्रीराम मुल्लू। तो पोटी श्रीराम मुल्लू जो अनशन इन्होंने किया था, तो अनशन क्यों किया था? क्योंकि यह चाहते थे कि भाषाई आधार पर उनका एक अलग राज्य बन जाए। और जब यह अनशन कर रहे थे तो 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। मैं किनकी बात कर रहा हूँ? पोटी श्रीराम मुल्लू की। तो 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में चल कर के जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से देखो यह संबंधित है, जो पोटी श्रीराम मुल्लू हैं। तो उनकी मृत्यु 1952 में हो जाती है। और बाद में चल कर के पूरी की पूरी एग्ज़ैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य जो है तो बनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको पता चल गया। आपसे क्वेश्चन वही पूछा गया था, भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य कौन-सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर के जो है तो कब निर्मित किया गया था, कब इसका गठन किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया था। जितने भी फैक्ट देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आंध्र प्रदेश के फिर पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? तो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे टी प्रकाशम। तो कौन बनाए गए थे? टी प्रकाशम। ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हू इज़ द एग्ज़ीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख देखो कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, तो वो होता है गवर्नर। कुछ एक बच्चे मुख्यमंत्री देखते हैं, जो कि गलत है। तो मुख्यमंत्री पर आपको टिक नहीं करना है। जब भी आपसे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पूछेंगे, तो वो हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है, एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसको कौन हेड करते हैं? तो इसका जो है तो हेड कौन होता है? तो वो आपसे पूछा जाता है, तो इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह ये तो होती है सेंटर में होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसी तरह देखो स्टेट में भी होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, इसका चेयरमैन कौन होता है? तो इसका चेयरमैन आपको ध्यान में रखना है, वो गवर्नर नहीं होता। तो वो कौन होता है? तो वो होता है चीफ मिनिस्टर। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
द स्पीकर्स वोट इन दी लोकसभा इज कॉल्ड। तो लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है? क्या वह कास्टिंग वोट कहलाता है, साउंड वोट कहलाता है, डायरेक्ट वोट कहलाता है या फिर इनडायरेक्ट वोट कहलाता है? अब देखो ये हमारे पर बोर्ड के ही क्वेश्चंस हैं। अब मेरा मेन मोटिव क्या है इन क्वेश्चंस को लाने का, ताकि आपको पता चल सके कि पहले आपसे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रिक मैं आपको बार-बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। स से बनता है संसद, संसद की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में की गई है। र से बनता है राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। ल से बनता है लोकसभा, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस बहुत बार मैं आपको बताता रहता हूँ। हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन? तो शांति निकेतन देखो किसने स्थापित किया हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो शांति निकेतन को स्थापित करने वाले कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, शांति निकेतन की स्थापना आपको पता चल गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, बट कब इन्होंने स्थापना की थी? तो 1901 में इन्होंने स्थापना की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ था, आपसे पूछा गया था कि किसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है? तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसी को शांति निकेतन आश्रम भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी की यहाँ पे बात आई है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता रहता हूँ, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किन्होंने की थी? तो वह महात्मा गांधी ने ही की थी। अच्छा कब की थी? तो इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 1904 में की थी और साउथ अफ्रीका में की थी। तो ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 243 के अंडर। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, तो पंचायत की परिभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो जब भी आपसे पंचायत की परिभाषा पूछेंगे कि पंचायत की परिभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो वो किया गया है आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 में, और यही आपसे पूछा गया था। अच्छा ये जो पंचायत है, तो पंचायत कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो ये आती है 11वीं सूची के 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल के अंडर आती है, ये आपको पता होना चाहिए। 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल के अंडर कौन क्या आता है? तो वो आती है नगर पालिकाएं, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये भी फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब तक हमारे भारत में 7 बार जो है तो उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अब वो सातों के सातों नाम आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही बता देता हूँ। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले आपसे पूछे गए हैं, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 7 वह कौन-कौन से थे वो देखो आपको पता होने चाहिए। तो अब तक 7 बार जो है तो उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनमें वल्लभ भाई पटेल हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, जगजीवन राम हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, वाई.वी. चौहान हो गए, चौधरी देवीलाल हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। तो ये टोटल 7 प्रधानमंत्री मैंने आपको बताए, टोटल 7 जो उप प्रधानमंत्री चुने गए थे, वो मैंने आपको नाम भी यहाँ पर बता दिए, तो इनमें भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? तो संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य जो है तो नहीं होता है? तो नहीं कौन होता है? तो वो होता है राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, वह सदन का सदस्य नहीं होता है। अब जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, तो वह कौन होता है? ये आप सभी को पता होगा। तो उसको हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और उपराष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में की गई है। और यहीं पर आपसे पूछा गया था जैसे कि जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का देखो सभापति भी होता है। तो राज्यसभा का यह सभापति होता है, तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। जिस तरह से देखो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। बाकी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, राज्यसभा के हमारे सभापति कौन है, वो मैंने आपसे क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और लोकसभा के भी स्पीकर मैंने आपसे पूछे गए हैं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? अब देखो आपको ध्यान में रखना है, हमारे भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो कितनी हैं? तो वो हैं 12। ये देखो आपको पता चल गया। क्या मूल संविधान में भी 12 ही अनुसूचियां थी? जी नहीं, मूल संविधान में कितनी थी? तो वो थी 8। तो यहाँ पर आपको देखो पता होना चाहिए, आपसे जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहले कितनी थी मूल संविधान में? तो वो थी 8।
उसी की तरह 9वीं हमने कैसे जोड़ी, 10वीं अनुसूची हमने कैसे जोड़ी, 11वीं हमने कैसे जोड़ी और 12वीं अनुसूची हमने कैसे जोड़ी। ये देखो आपको 4 के 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो चारों के चारों पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो यह पहले संविधान संशोधन के द्वारा देखो जोड़ी गई थी। अब जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में। और ये किससे संबंधित था? तो यह भूमि सुधार से संबंधित था, जमींदारी व्यवस्था को यहाँ पर खत्म किया गया था और इसी के द्वारा हमने 9th शेड्यूल को यहाँ पर जोड़ा था। उसके बाद आप सभी को पता है हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी, तो वो 10वीं अनुसूची हमने किस तरीके से जोड़ी थी? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, थोड़ी देर पहले ही हमने बताया हुआ था, 1985 में हुआ था और ये किससे संबंधित था? दल-बदल कानून को यहाँ पर जोड़ा गया था, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से यहाँ संबंधित था। तो 10वीं अनुसूची भी हमने जोड़ दी। अच्छा 11वीं अनुसूची हमने कब जोड़ी थी? तो 11वीं अनुसूची कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में और 11वीं अनुसूची हमने जोड़ी, पंचायत को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था और 12वीं अनुसूची हमने किस तरीके से जोड़ी थी? तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 1992 1992 में ही हुआ था और इसके द्वारा हमने नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा था। तो जो भी यहाँ पर फैक्ट बन सकते थे, वो सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाई, तो भारत की विदेश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे? तो ऑब्वियसली किसके द्वारा रखे जाएंगे? जो हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक पैरामीटर्स जो कि इंडियाज के फॉरेन पॉलिसी के अंडर आते थे, तो वह सबसे पहली बार जो है तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे गए थे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी देखो दो पुस्तकें बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, तो वो दोनों की दोनों पुस्तकें मैं आपको बता देता हूँ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। उसी की तरह ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वाली बुक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों की दोनों पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, आप ऑप्शन ए में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनकी एक बुक जो है तो नीचे मुझे कमेंट में बता दो। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। बाकी अगर आप ऐसे ही और वीडियोस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो अभी आप स्क्रीन पर रिवाइज सीरीज करके एक लिंक देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।